जी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद अब हम डिस्कस करते हैं जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है इसको हम फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। अच्छा, इसको फुल कॉस्टिंग कहने का जो मकसद है या जो इसकी वजह है वो क्या है? वो ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है एक ऐसी टाइप है मैनेजेरियल अकाउंटिंग मेथड की, जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विसेज की जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम प्रोडक्ट को असाइन करते हैं, ताकि अ, हमारी जो इन्वेंट्री है उसमें वैल्यू इंक्रीज की जा सके। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि एक प्रोडक्ट अगर बना है तो उस प्रोडक्ट की हम जो है उस प्रोडक्ट को उसकी तमाम कॉस्ट हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में असाइन करते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ये सारी कॉस्ट जो आई है। उस कॉस्ट को असाइन करने से क्या होता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है उसमें काफ़ी हद तक वैल्यू जो है वो ऐड होती है, उसकी वर्थ जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज की जा सकती है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो मटेरियल्स हैं यूज़ की जाते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट ऐड की जाती है। उस प्रोडक्ट के लिए जो लेबर वर्क यूज़ किया जाता है, लेबर वर्क जितने भी मजदूर उसके लिए या जो भी एम्प्लॉयज़ जो है वो यूज़ की जाते हैं उनकी कॉस्ट ऐड की जाती है इसमें। और इसमें फिक्स्ड और जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं, लाइक जो फिक्स्ड मटेरियल्स यूज होते हैं या जो वेरिएबल मतलब जो कभी यूज होते हैं कुछ कम ज़्यादा ये वो, मतलब ओवरऑल एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें, एक्टिविटीज़, मटेरियल्स, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं सबकी कॉस्ट को ऐड करके प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट असाइन की जाती है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? उसकी दो मेन रीजंस हैं। पहली रीज़न ये है कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसे आप गैप कहते हैं। गैप जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जब कॉस्टिंग जो है वो लगाई जाती है तो उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। लाइक ये प्रिंसिपल जब फॉलो करते हुए कॉस्टिंग के मेथड अप्लाई किए जाते हैं तो उस वक्त एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अप्लाई किया जाता है। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आईआरएस जब हम कर रहे होते हैं, आईआरएस जो है उसमें टैक्स पर्पसेस के लिए भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ये इकलौता वाहिद मेथड है कि जिसको गैप के थ्रू जो है जिसको यूज़ किया जाता है, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही फॉलो करते हैं। बाकी तो कंपनीज जो है डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स अप्लाई कर रहे होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी इंडस्ट्री में, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए या कॉस्ट का एस्टिमेट लगाने के लिए। जैसे हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट की बात की, हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात की। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कुछ मज़ीद की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करें, जो कुछ मज़ीद इसके अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें तो उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना वो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को एक बेटर लेवल पर अपीयर कर सकता है, जिसमें एक्चुअल में लाइक वो प्रॉफिट जो है जितना है या जितना होता है, अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करते हैं तो किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे कई हिस्से बेहतर जो है वो अपीयर किया जा सकता है, कई हिस्से बेहतर जो है उसको किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक उस कंपनी का वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता तब तक जो है उस प्रोडक्ट में से, उस प्रोडक्ट के रेवेन्यू में से जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो डिडक्ट नहीं किए जाते।
मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड आप जब भी लगाएंगे तो आप इस तरह से लगाएंगे कि आप जब किसी कंपनी में, अगर आपकी अपनी कंपनी है और आपने एक प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट पे आपकी कॉस्ट आई है, लेकिन वो कॉस्ट आप अपने इन्वेस्टमेंट में से माइनस नहीं करेंगे। वो कॉस्ट आप तब तक नहीं माइनस करेंगे जब तक आपका वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाएगा। जब आपका वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, सेल होने के बाद जो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू जो जनरेट होगा, उस रेवेन्यू में से आप अपनी फिक्स कॉस्ट जो है वो माइनस करेंगे। देन आपके पास जो प्रॉफिट है वो आप उस प्रॉफिट को आप एंजॉय करेंगे। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अगर यूज़ किया जाए तो कंपनी का जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है वो कई लेवल बेटर जो है वो हो सकता है अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एब्जॉर्ब बात ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के का मेथड यूज़ करने के लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे जो पहला स्टेप है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अप्लाई करने के लिए वो ये होता है कि हम कॉस्ट पूल्स को कॉस्ट्स जो है वो असाइन कर देते हैं। कॉस्ट पूल्स हमने बात की थी शुरू में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने कॉस्ट पूल्स की बात की थी कि जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं और उनमें जो सेम टाइप ऑफ जिन पे कॉस्ट आ रही है, सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको उनकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं। तो उस ग्रुप को बेसिकली कॉस्ट पूल कहा जाता है। तो एक्टिविटी सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कॉस्ट पूल्स को कॉस्ट असाइन कर देते हैं। अब कॉस्ट कैसे हम असाइन करते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ अकाउंट्स यूज करते हैं इसमें, ठीक है। लाइक हम एक अकाउंट्स का या कॉस्ट का हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि इस कॉस्ट पूल को इस स्टैंडर्ड के लेवल पे हमने कॉस्ट असाइन करनी है, इस कॉस्ट पूल को इस स्टैंडर्ड के लेवल पे। तो उन स्टैंडर्ड सेट ऑफ अकाउंट्स को फॉलो करते हुए हम कॉस्ट पूल्स को कॉस्ट्स असाइन करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है सेकंड स्टेप में, देन हम जो है ये यूजेज है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यूजेज को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? यूजेज को कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एक्टिविटी यूज़ की गई है, या ऊपर हमने बात की ना कॉस्ट पूल्स की, और कॉस्ट पूल्स क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या सेम टाइप ऑफ जो कॉस्ट्स होती हैं एक्टिविटीज़ की, उनकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं। तो कैलकुलेट यूजेस कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि हम ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी यूज़ हो गई है। उस उन कॉस्ट पोल्स की जो एक्टिविटी है वो कितनी यूज़ हो चुकी है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के अगर हम मशीनरी का हिसाब लगा रहे हैं तो मशीन आवर्स कितने यूज़ हो गए हैं, लेबर का हिसाब लगा रहे हैं तो लेबर आवर्स कितने यूज़ हो गए। तो हम उस इस डिफरेंट एक्टिविटीज़ के डिफरेंट कॉस्ट पोल्स की यूजेज को हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। देन ये यूजेज कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उस यूज्ड एक्टिविटी को कॉस्ट असाइन कर देते हैं कि इस अगर लेट्स सपोज अगर इतने वर्किंग आवर्स है वो मशीन के यूज़ हो चुके हैं, तो इतने आवर्स में इतनी कॉस्ट आ गई है इस एक्टिविटी पर। लेट्स सपोज 10 आवर्स जो है वो किसी लेबर के यूज़ हो चुके हैं, तो इतने आवर्स में उस लेबर या वो जितना भी लेबर ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटी हुई है, उसकी कितनी कॉस्ट आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो यूजेज लाइक जो एक्टिविटी यूज हो चुकी होती है उसको हम कॉस्ट असाइन कर रहे होते हैं इसके थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में सॉरी। देन हमारे पास आ जाता है फोर्थ एंड द लास्ट वन, हम ओवरहेड कॉस्ट असाइन करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब ओवरहेड कॉस्ट जो है वो असाइन करने का मतलब क्या है? हमने कॉस्ट पूल्स की बात की, हमने यूज्ड एक्टिविटीज़ की बात की, हमने जन उन यूज्ड एक्टिविटीज़ को कॉस्ट असाइन करने की बात की। लेकिन अब ओवरऑल जैसे कि हमने बात किया ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो फुल कॉस्टिंग कहते हैं, लाइक ओवरऑल फुल जो कॉस्टिंग है प्रोडक्ट की वो असाइन की जाती है। तो असाइन ओवरहेड कॉस्ट का क्या मतलब है
इसका मतलब ये है कि जो गुड्स, जो प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज, चलिए प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन प्रोडक्ट्स का जो यूजेज रेट है, लाइक ऊपर हमने बता दी ना कि हम जितने एक्टिविटीज यूज हो गई हमने उनका हिसाब लगा लिया। तो उन प्रोडक्ट के यूजेज रेट के मुताबिक हम उनको एक ओवरऑल कॉस्ट असाइन करते हैं कि ये फला प्रोडक्ट था, इस पे जो है इतने ज़्यादा, इतने वर्किंग आवर्स लगे मशीन के, इतने वर्किंग आवर्स लगे लेबर के, इतने वर्किंग आवर्स लगे किसी और एक्टिविटी के, इतना इस पे जो है मटेरियल लगा, इतना इस पे लेबर लगा, इतना इस पे जो है वो बाकी जो प्रोडक्ट्स, सॉरी, बाकी जो रॉ मटेरियल है या जो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो लगा। टोटल इसकी इतनी यूजेज थी इस प्रोडक्ट की, तो इसको जो है उस यूजेज के हिसाब से फुल ओवरहेड कॉस्ट जो है वो हमने असाइन कर दी। तो ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का या फुल कॉस्टिंग का प्रॉपर मेथड, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके कुछ की पॉइंट्स। आई होप कि ये काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड किए जा चुके होंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास हमारा आज का जो फोर्थ टॉपिक है वो है वेरिएबल कॉस्टिंग। सो वेरिएबल कॉस्टिंग क्या चीज़ है? अच्छा, वेरिएबल कॉस्टिंग एक बहुत सिंपल सा कॉस्टिंग मेथड है। तो इसको ज़्यादा समझाने की या ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक सो इस हद तक ज़रूरत महसूस नहीं होगी। फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको आसान अल्फाज में और इतना एक ब्रीफ इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि आपको समझ आ जाए। तो बात करते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग की। वेरिएबल कॉस्टिंग एक मैनेजरियल अकाउंटिंग मेथड है डेफिनेटली। जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था हमारे पास, ये सारे मैनेजरियल या कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स हैं ना। तो वेरिएबल कॉस्टिंग भी एक मैनेजरियल या कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है जिसमें हम उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है। मतलब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी का फैक्टर ऐड करते हैं कि जितनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन उतनी ही उस पे कॉस्ट, जितनी कम प्रोडक्शन उतनी कम कॉस्ट, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा कॉस्ट। तो हम इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हैं। तो दोबारा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है मैनेजरियल अकाउंटिंग का कि जिसमें हम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये एक ऐसा वे है, एक ऐसा मेथड है कि जिससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि सप्लाईज और प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चेंज कैसे होते हैं। ठीक है, कि मतलब किस तरह से सप्लाईज जा रही होती हैं प्रोडक्शन की, किस तरह से वो सप्लाईज यूज़ हो रही होती हैं, किस तरह से वो सप्लाईज प्रोडक्ट्स में जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। तो ये जो सारा प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोक्योरमेंट साइकिल है, इसमें प्रोडक्ट्स से रिलेट करते हुए, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को देखते हुए कि किस तरह से प्रोडक्शन में कौन सी सप्लाईज किस तरह से किस हद तक यूज की जा रही हैं, उन सप्लाईज को फॉलो करते हुए उस प्रोसेस को, प्रोडक्शन को फॉलो करते हुए जो कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग का मेथड अप्लाई किया जाता है। तो ये एक आसान तरीका है जिससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि सप्लाईज है वो प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन के दौरान जो है वो सप्लाईज प्रोडक्ट्स में किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्टिंग की हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं जो कि अगर मैं यहाँ पर मेंशन ना करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो बात करते हैं इसकी कुछ खसूसियात पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस पे आती है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इट्स वेरिएबल, इट्स नॉट नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, यू नो। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी, मतलब जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी क्वांटिटी के मुताबिक ये कॉस्ट चेंज हो रही होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं
मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ करते हुए। तो ये कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी। जितनी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही कम होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो टोटली बेस पर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के ऊपर बेस कर रही होती है कि आया कि प्रोडक्ट कितना ज़्यादा बन रहा है तो कॉस्ट कितनी ज़्यादा आ रही है, और प्रोडक्ट जितना कम बन रहा है तो कॉस्ट जो है वो उतनी ही हमारे पास कम आ रही है। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को आप कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्टिंग का जो प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अब वो अच्छा, इससे पहले मैं एक बात कर रहा था, थोड़ा सा ज़रा इसमें इसी रिलेशनशिप को और इसी वेरिएबल कॉस्ट को, ये दोनों पॉइंट्स में एक ही चीज़ में जो है वो थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो असल में जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, ये इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट है उसकी उतनी ही ज़्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, उतने ही ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड होंगे। तो ये इसलिए ये इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि ये उस रिक्वायरमेंट की बेस पर वेरी कर रही होती है। ठीक है। तो इसका जो रिलेशनशिप है उस प्रोडक्शन के साथ, बेसिकली वो जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि जितनी प्रोडक्शन प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी, और जितनी प्रोडक्शन कम होगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इसका ऑपरेटिंग इनकम। जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो खासियत है वेरिएबल कॉस्टिंग की, वो क्या है कि जब प्रोडक्शन जो है वो सेल्स के इक्वल हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मतलब इसमें ये होता है कि जब प्रोडक्शन जो है वो सेल्स के इक्वल हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग इनकम है वो वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर सेम रहते हैं। ठीक है। लाइक जब आपने प्रोडक्शन की और आपकी जो प्रोडक्शन थी वो आपकी सेल्स के इक्वल आ गई, मतलब जितनी आपने प्रोडक्शन की उतनी ही आपकी सेल्स हो गई, तो फिर क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग इनकम होगा वो वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर सेम रहेगा। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन जो है वो सेल्स से ज़्यादा ग्रेटर हो गया, लाइक आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई सेल से, कि आपकी सेल्स कम हुई लेकिन आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर ली, तो फिर क्या होगा कि जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ग्रेटर होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर लेस होगी। ठीक है। और सेम एज इट इज, जब आपकी प्रोडक्शन जो है आपकी सेल से कम होगी, कि आपकी सेल ज़्यादा है लेकिन आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, फिर ऑपरेटिंग इनकम जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग के अंडर अगर उसको आप काउंट करेंगे तो वो ग्रेटर होगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वो लेस होगी। तो ये यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आ जाता है। दोबारा मैं कर देता हूँ कि अगर आपकी सेल्स जो है वो आपकी प्रोडक्शन के इक्वल है, कि मतलब जितनी आपने प्रोडक्शन की उतनी ही आपकी सेल्स हो गई, तो आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और आपकी वेरिएबल कॉस्टिंग के अंडर सेम आएगी, सेम कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर आपकी जो सेल्स हैं वो बढ़ गई है आपकी प्रोडक्शन से, ठीक है, तो फिर आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप उसे वेरिएबल कॉस्टिंग से कैलकुलेट करेंगे तो वो कम आएगी। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम है और सेल्स आपकी ज़्यादा है, तो फिर आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो वेरिएबल कॉस्टिंग के अगर आप काउंट करेंगे तो वो ज़्यादा होगी, अगर आप उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ काउंट करेंगे तो वो कम होगी। तो ये जनाबे वाला हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग के टॉपिक्स थे। उनको मैंने अलग अलग भी एक्सप्लेन कर दिया, और उनका आपस में जो सेल्स और प्रोडक्शन के हवाले से जो रिलेशन है उसको भी मैंने डिफाइन कर दिया। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल रहेगा। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर मूव करते हैं, जो हमारे लास्ट टू टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम
थ्रूपुट कॉस्टिंग की बात करेंगे।